हाँ, कैपिटल एम्प्लॉयड जो होता है वो इक्विटी प्लस डेब्ट होता है। हाँ, ये ऐसा कह सकते हैं, शेयर होल्डर फंड प्लस नॉन करेंट लाइबिलिटी, इसको कह सकते हो। ठीक। हाँ। वो तो असेट्स का टोटल होगा, सारी असेट्स मिला लो, उसमें फिक्स्ड असेट, करंट असेट, नॉन करंट असेट, फिक्टिशियस असेट, सारी असेट जोड़ के जो आएगा वो टोटल असेट हुआ। हम्म। हाँ, बता रहा हूं, देखो इसका कहने का क्या था, देखो एक बैलेंस शीट है ना, इसको अच्छे से समझना। पहला मैंने कहा इक्विटी, मान के चलो 10 लाख की इक्विटी है, 10 लाख की क्या है, इक्विटी। टू मैं कहता हूं डेब्ट, इस पे बेचारे पे जो नॉन करेंट लाइबिलिटी कह लो, एनसीएल, ये इस पे 5 लाख का है। कुछ तीसरी करंट लाइबिलिटीज भी हैं, वो इसकी 2 लाख की है। तो इसका टोटल कितना हो गया, 17। तो क्या असेट्स का टोटल भी 17 लाख नहीं होना चाहिए? तो उसने यही दिखाया कि टोटल असेट्स ये 17 है ना, यानी इनका टोटल भी 17 होना चाहिए। हाँ, 17 लाख होना चाहिए इसका टोटल। तो अगर मुझे इस साइड की आइटम दी है तो मैं इनको जोड़ के कह दूंगा 17 लाख हो गया। अगर मुझे ये साइड का कुछ भी नहीं दिया है तो मैं कह सकता हूं टोटल असेट्स बराबर इक्विटी प्लस डेब्ट प्लस सीएल। हाँ, मतलब आपको अगर ये साइड नहीं गिवन है, इसी साइड का टोटल लाइबिलिटी टोटल असेट्स बराबर नहीं होंगी। हाँ, तो तुम टोटल लाइबिलिटी को भी टोटल असेट कह सकते हो। तो वहीं से उसने निकाला होगा कि शेयर होल्डर फंड प्लस नॉन करेंट लाइबिलिटी प्लस करेंट लाइबिलिटी टोटल असेट। तो अब देखो मैं आपको ना एक कुछ आइटम्स दिखाता हूं। देखो इधर मैंने कहा फिक्स्ड असेट्स हैं 8 लाख की, दूसरी नॉन करेंट असेट्स हैं 7 लाख की, 6 लाख की कह लो, चलो 6 लाख की नॉन करंट असेट्स, और 3 लाख की क्या है, ये करंट असेट्स। तो क्या ये तीनों, देखो इसका भी टोटल 17 हुआ नहीं हुआ? अब मुझे क्वेश्चन में क्या दिया हो सकता है ना, देखो मुझसे डेब्ट पूछ ले वो बाई चांस, तो इसको हटा दूं। देखो 5, नहीं पता मुझे ये कितना है। अगर बाकी सारी आइटम दी है तो क्या मैं इसको नहीं निकाल सकता? हाँ, मैं पहले इसका टोटल करूंगा, 8 से 14 और 3 17, 17 का टोटल यहाँ। वेरी गुड, टोटल असेट्स माइनस इक्विटी माइनस सीएल कर दो, आप ये पा जाओगे। अच्छा देखो ऐसे ही मत कहो, देखो रियल अकाउंट का मतलब असेट हुई, असेट हुई। असेट की, किसी भी असेट खाते की बीडी किस साइड आएगी? बिल्कुल डेबिट साइड आएगी, टू बैलेंस बीडी आएगी इस साइड, यानी ये खाता बढ़ेगा इस साइड और घटेगा इस साइड। अब क्वेश्चन इनका कह रहा है कि अगर हम कोई भी चीज इस खाते में क्रेडिट साइड डालते हैं तो ये क्या होगा, ये देखो डिक्रीज होगा या इंक्रीज होगा?
डिक्रीज होगा, और वो भी क्या डिक्रीज होगी, असेट डिक्रीज होगी। बात आई समझ में? ठीक है, इसका आंसर भी यही होगा कि हम अगर किसी रियल अकाउंट के क्रेडिट साइड में कुछ डालते हैं तो वो इस अकाउंट को क्या करेगा, इस अकाउंट को मतलब कौन से अकाउंट को क्या करेगा, उसने एक्सपेंस का नाम भी लिया है, रियल कभी एक्सपेंस नहीं हो सकते, रियल केवल असेट्स ही होती हैं, ना एक्सपेंस रियल है, ना इनकम रियल है, ना लायबिलिटी रियल है, केवल असेट्स रियल है। अब असेट्स में भी बोला इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है, इंक्रीज तो असेट का डेबिट साइड होता है, डिक्रीज हो रहा है। हाँ बिल्कुल, उनका सारी असेट्स का अकाउंट अगर हम बनाएंगे किसी भी असेट का तो उसकी बीटी डेबिट ही होगी, और बीटी डेबिट होगी हमें पता चल गया, तो इसका मतलब ये खाता बढ़ेगा इस साइड, घटेगा उस साइड, यहां से हमें पता चलती है ये बात। ठीक ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। हाँ हाँ, देखो ग्रॉस बुक वैल्यू, बुक वैल्यू, तो बुक वैल्यू का मतलब ही क्या होता है, बुक वैल्यू का मतलब कॉस्ट में से जो उसकी कीमत होगी ना, उसमें से जब मैं डेप्रिसिएशन घटा दूंगा तो ये बुक वैल्यू आ जाएगी। कोई मशीन अगर 5 लाख की थी, इसमें 50,000 का डेप लग गया, अब मशीन कितने की रह गई, 450 की। 450 क्या है, ये 450 बुक वैल्यू है इसकी। हाँ, कॉस्ट में से जब मैं डेप्रिसिएशन घटा देता हूं तो ये बुक वैल्यू आ जाती है। इसमें ऑप्शन क्या क्या दे रखे हैं, एक तो कॉस्ट माइनस डेप है, एक हिस्टोरिकल कॉस्ट भी था इसमें, हिस्टोरिकल कॉस्ट, हिस्टोरिकल कॉस्ट, हिस्टोरिकल कॉस्ट क्या होती है पता है, ये मशीन मान के चलो आज से ना 4 साल पहले मैंने खरीदी थी, 4 इयर्स बैक मैंने ये मशीन खरीदी थी 5 लाख की, आज हर साल 50-50 काटते काटते ये 2 लाख की नहीं रह गई होगी मान के चलो, है ना, मान लो 2 लाख की रह गई, 3 लाख का डेप घट गया है इसमें से, 5 की मैंने 4 साल पहले खरीदी थी, तो चीज जिस समय खरीदी होगी उस समय उसकी जो कॉस्ट थी वो उसकी हिस्टोरिकल कॉस्ट है। ग्रॉस वर्ड का मतलब क्या होता है, ग्रॉस और नेट में क्या फर्क होता है बताओ, ग्रॉस में और नेट में क्या फर्क होता है, अगर मैं ग्रॉस बुक वैल्यू कहूं या मैं नेट बुक वैल्यू कहूं, इसमें क्या फर्क है। एक्चुअली ग्रॉस वर्ड को अगर मैं आपको समझाऊं ना, ग्रॉस वर्ड है यानी उसमें से कुछ घटा नहीं है, और अगर नेट वर्ड आ गया तो यानी उसमें से कुछ घट के तब नेट आया है। ग्रॉस वैल्यू जो होती है ना, उसमें से कुछ घटा नहीं होता है, ग्रॉस, शुद्ध तो नेट हो गई, शुद्ध में कुछ घट के तब शुद्ध आता है। हाँ, और शुद्ध वैल्यू जरूर कुछ घटा के आई होती है। हाँ, ग्रॉस वैल्यू अलग हुई, ठीक है, सकल हुई वो सकल, यानी उसमें कुछ घटा नहीं है ग्रॉस में। तो चीजों में ये जो कॉस्ट माइनस डेप है ना, इसमें देखो डेप घट चुका है या नहीं घट चुका है, कॉस्ट में से डेप घट चुका है ना, ये नेट बुक वैल्यू है, ये नेट बुक वैल्यू है, खाली बुक वैल्यू या नेट बुक वैल्यू कहें तो कॉस्ट माइनस डेप होता है, और अगर ग्रॉस वर्ड ले लिया यानी केवल कॉस्ट होगी, उसमें डेप नहीं घटेगा, ग्रॉस वैल्यू में डेप माइनस नहीं होगा, यानी कॉस्ट इसका आंसर होगा, हिस्टोरिकल कॉस्ट। हाँ, ये इसकी 5 लाख की ना, इसकी ये ग्रॉस बुक वैल्यू है, ग्रॉस, इसमें से अभी कुछ नहीं घटा है। नेट बुक वैल्यू ये थी, देखो ये 2.5 लाख की नेट बुक वैल्यू है, तो ग्रॉस और नेट का फर्क था, इसमें कंफ्यूज करने के लिए काफी है ग्रॉस और नेट भी।
क्वेश्चन और था इनका, एकोमोडेशन ऑफ बिल। बिल ऑफ एक्सचेंज से क्वेश्चन है ये, एकोमोडेशन, ACOMODATION, एकोमोडेशन ऑफ बिल। बिल को एकोमोडेट कब किया जाता है? जब देखो ध्यान रखना, अगर मैंने माल आपको बेचा, आपने बिल एक्सेप्ट करके मुझे बिल दे दिया, वो बिल एकोमोडेशन बिल नहीं है। एकोमोडेशन बिल क्या होता है? मान लो मैं ड्रॉवर हूं, आप ड्रॉई हो, या आप ड्रॉवर हो, मैं ड्रॉई हूं, कोई भी हम दोनों में से कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अगर मुझे पैसे की जरूरत है, माल वाल नहीं बेचूंगा, तुमसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि यार मुझे ना कुछ पैसे की जरूरत है, फंड की जरूरत है मुझे, तो यार एक बिल ड्रॉ कर दो यार। तो आप बिल जो है बिना माल के बिल ड्रॉ करोगे, यानी इसमें ये होता है एकोमोडेशन ऑफ बिल में, खाली या तो ड्रॉवर को जरूरत हो पैसे की तब बिल ड्रॉ किया हो, वो भी एकोमोडेशन ऑफ बिल है। आपको पैसे की जरूरत है तब बिल ड्रॉ कर रहे हैं, तब भी वो एकोमोडेशन है। हम दोनों को पैसे की जरूरत है तब बिल ड्रॉ हो रहा है, तो वो भी एकोमोडेशन ऑफ बिल है। अब ऑप्शन आप बताओ क्या थे? सर ये है आपका व्हेन पार्टीज आर इन नीड ऑफ फंड। बिल्कुल यही आंसर है इसका। जब पार्टियों को फंड की जरूरत होती है ना, तब वो एकोमोडेशन बिल को जारी करते हैं। ठीक है, क्लियर है? चीज तो ना आप लोगों को बार बार बताता हूं, टर्म्स को बहुत अच्छे से समझ के रखना, कई बार टर्म्स में गड़बड़ हो जाती है। जो पहली टर्म है वो क्या है? इक्विटी, इसको हम शेयर होल्डर्स फंड भी कहते हैं। दूसरा क्या था? ये डेब्ट था। पहला इक्विटी शेयर होल्डर फंड, दूसरा डेब्ट, और इसको हम एक और नाम से जानते हैं क्या? नॉन करंट लायबिलिटी, और तीसरा हम जानते हैं करंट लायबिलिटी। कंफ्यूजन का पॉइंट क्या था? देखो इक्विटी शेयर्स हमारे क्या होते हैं? ये एक्चुअली में ओनर्स होते हैं, ओनर्स, ठीक है, ये ओनर्स होते हैं, और इनको प्रॉफिट का शेयर मिलता है, प्रॉफिट का शेयर मिलता है। दूसरा है प्रेफरेंस शेयर्स, ये ओनर्स नहीं होते हैं, ओनर्स नहीं होते हैं एक तरीके से, और इनको प्रॉफिट में हिस्सा भी नहीं मिलता है। इनको ना इंटरेस्ट रेट कुछ दिया होता है, इंटरेस्ट रेट, पर वो जो इंटरेस्ट रेट है वो कहलाता डिविडेंड ही है। उसको हम कहते क्या है? हाँ, उसको ब्याज नहीं कहेंगे, वो डिविडेंड ही है, क्योंकि शेयर पर ब्याज नहीं मिलती है, शेयर पर डिविडेंड ही मिलता है, चाहे वो परसेंटेज रेट में ही क्यों ना हो। ना ना, इंटरेस्ट जैसे प्रेफरेंस शेयर्स है ना, मान के चलो 9% प्रेफरेंस शेयर्स है आपके पास 5 लाख के, तो आपको इस पर जो डिविडेंड मिलेगी ना वो 9% 5 लाख की, यानी 45,000 की आपको डिविडेंड मिलेगी। फिक्स रेट है इसका, इसको हम इंटरेस्ट नहीं कहेंगे, बार बार ध्यान रखना, इसको कहेंगे हम डिविडेंड ही। भले ही इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट फिक्स है, लेकिन ये कहलाता क्या है? डिविडेंड ही कहलाता है। तो हमारे इक्विटी शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर्स दोनों पे डिविडेंड मिलता है, और दोनों ही यहीं के हिस्से होते हैं, ध्यान रखना। इक्विटी भी यहीं का हिस्सा है, प्रेफरेंस भी यहीं का हिस्सा है। क्यों है? नहीं, डिविडेंड, डिविडेंड, हाँ। और इन पे ये जो 2 नंबर की होती है ना, इन पे सब पे इंटरेस्ट मिलती है, इंटरेस्ट, इसको इंटरेस्ट ही कहा जाता है, इस पे देने वाली चीज को। तो इस पर क्या क्या चीजें हो सकती हैं? डिबेंचर हो सकते हैं, डिबेंचरों का भी रेट फिक्स होता है, जैसे कहा 10% डिबेंचर, इसका मतलब अगर 5 लाख के डिबेंचर है तो 50,000 इस पे ब्याज होगी।
बैंक लोन हो सकता है कुछ परसेंटेज पे, इस पे भी ब्याज होगी। लॉन्ग टर्म की 3 चीजें ध्यान रखना, लॉन्ग टर्म प्रोविजन हो या लॉन्ग टर्म लोन हो या लॉन्ग टर्म बोरोइंग कहा जाए। बोरोइंग लॉन्ग टर्म, लेकिन ध्यान रखना लॉन्ग टर्म। करंट लायबिलिटी में क्या आते हैं, शॉर्ट टर्म। शॉर्ट टर्म लोन हो, शॉर्ट टर्म प्रोविजन हो या शॉर्ट टर्म बोरोइंग हो, ये सब इसका हिस्सा है। हाँ, शॉर्ट टर्म है। तो अब समझने की बात क्या है, अगर मुझे इक्विटी कहें या शेयर होल्डर कहें एक ही बात है, फंड डेप्ट कह लो या नॉन करेंट लायबिलिटी कह लो एक ही बात है। अब आपको समझना क्या है, टोटल डेप्ट, क्या ये डेप्ट नहीं है, डेप्ट का मतलब कर्जा होता है, ध्यान रखना कर्जा। हाँ कर्जा, कर्जा, ये कर्जा नहीं है, ध्यान रखना ये कर्जा नहीं है, ये तुम्हारे सिर पे कर्जा नहीं है, लेकिन ये कर्जा है। देखो ये लॉन्ग टर्म कर्जा, ये भी कर्जा, ये भी शॉर्ट टर्म कर्जा, ये लॉन्ग टर्म कर्जा, ये शॉर्ट टर्म कर्जा। तो टोटल डेप्ट क्या होगा, दिस डेप्ट प्लस दिस डेप्ट। आई बात समझ में? जो टोटल डेप्ट होगा वो नॉन करेंट लायबिलिटी प्लस करेंट लायबिलिटी दोनों को मिलाकर टोटल डेप्ट कहोगे। हाँ, अब आप कोई क्वेश्चन बता सकते हो। अच्छा, प्रोप्राइटरी रेशियो निकालना है, क्या गिवन है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स है 2 लाख रुपए की, लॉन्ग टर्म प्रोविजन है 1 लाख का, करंट लायबिलिटी 50,000 की, नॉन करंट असेट्स हैं 3 लाख, ठीक हो गया, और करंट असेट्स हैं 90,000 के, और कुछ, ठीक है। देखो इसको हम क्या करते हैं, बैलेंस शीट में सारी आइटम्स को डाल के देखो कौन सी चीज कहां जा रही है। देखो, हाँ चलो देखो, लॉन्ग टर्म बोरोइंग और लॉन्ग टर्म प्रोविजन दोनों क्या होती हैं, अभी अभी बात की थी हमने। हाँ, लेकिन किसका हिस्सा है ये, इक्विटी का या डेप्ट का? बिल्कुल, डेप्ट के दोनों हिस्से हैं। तो क्या मैं डेप्ट को 3 लाख लिख दूं या नहीं? डेप्ट 3 लाख का हो गया, समझ आई बात। लॉन्ग टर्म यानी ये नॉन करंट लायबिलिटी है, दोनों लॉन्ग टर्म है, तो नॉन करंट लायबिलिटी 3 लाख। करंट लायबिलिटी भी गिवन है मुझको 50,000 की, यहां लिख दूं करंट लायबिलिटी 50,000। अच्छा, नीचे नहीं दिख रहा है, चलो यहां तक करता हूं मैं। देखो, एक हो गया इक्विटी, नंबर 2 हो गया डेप्ट। डेप्ट में मैं 3 लाख डाल देता हूं। फिर आपका तीसरा है करंट लायबिलिटी आपकी 50,000 की, इतना ही तो गिवन है। अब इधर आ जाओ, इधर मेरी नॉन करंट असेट्स गिवन है 360 की, और करंट असेट्स भी गिवन है मुझे 90,000 की। तो बताओ बैलेंस शीट का टोटल कितना हो गया? टोटल 4.5 लाख हो गया, और 4.5 लाख इधर भी हो गया। तो ये कितना है, ये 50 नहीं 1 लाख की आ गई, 1 लाख की। अब मुझसे पूछो, अगर मुझे सॉल्व करना पड़े ना, मैं इसको बैलेंस शीट में दिखा के नहीं यहीं से सॉल्व कर दूंगा, फॉर्मूला खुद से बनाऊंगा। नॉन करंट असेट प्लस करंट असेट इक्वल्स टू टोटल असेट।
नॉन करेंट असेट प्लस करेंट असेट इक्वल्स टू टोटल असेट 4.5 लाख। 4.5 लाख में से यानी टोटल असेट में से ये 3.5 लाख में घटा दूंगा तो ये नहीं आ जाएगा। 4.5 में से ये 3.5 घटाना है, यानी मुझे टोटल असेट में से डेब्ट भी घटाना है और करंट लायबिलिटी भी घटानी है। तो मुझे 1 लाख मिल गया। अब आपको प्रोप्राइटरी रेशियो का फॉर्मूला रखना है। प्रोप्राइटरी रेशियो के फॉर्मूले में क्या आता है ऊपर? वेरी गुड, शेयर होल्डर्स फंड अपॉन टोटल असेट्स। हाँ, और शेयर होल्डर्स फंड कितना डालूं? बिल्कुल 1 लाख आएगा। रेशियो बताओ कितना आया? 2/9। काट लो इसको, इसको प्योर रेशियो में दिखाते हैं, ध्यान रखना। 9 20 9 दूना 18, 0.2 समथिंग आ रहा है। देखो 0.22 रेशियो 1, 0.22 रेशियो 1। और सॉल्वेंसी में ध्यान रखना, जो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो है वो टाइम्स में आता है, बाकी तीनों रेशियो प्योर रेशियो होते हैं। हाँ, स्टॉक टर्नओवर रेशियो एक्चुअली में ये ना टर्नओवर रेशियोज का एक है। टर्नओवर रेशियो में इधर ध्यान देना, कुछ रेशियोज होते हैं जैसे डेटर टर्नओवर रेशियो, जैसे स्टॉक टर्नओवर रेशियो, जैसे क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो, इस टाइप के नाम आते हैं इसमें। हाँ, एक्टिविटी या टर्नओवर रेशियो होते हैं। फॉर्मूलों को याद करने का तरीका देखना, मैं इन तीनों के फॉर्मूले देखो कैसे याद करा, मैं आपको बताता हूं, ऐसे ही आप भी याद रखना इनको। डेटर टर्नओवर रेशियो, स्टॉक टर्नओवर रेशियो और क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो, तीनों के डिनोमिनेटर में ध्यान रखना, इसके भी डिनोमिनेटर में क्या आएगा? एवरेज डेटर। ऊपर क्या आएगा अभी बता रहा हूं, पहले नीचे समझो। नीचे क्या आएगा? एवरेज डेटर इसके में, स्टॉक वाले में एवरेज स्टॉक, और क्रेडिटर वाले में एवरेज क्रेडिटर। नहीं, ये टर्नओवर रेशियो अलग है, ये टर्नओवर है। ये इन सब का आंसर टाइम्स में आता है, टाइम्स में इन सब का आंसर आता है। तो डेटर टर्नओवर के नीचे एवरेज डेटर, स्टॉक टर्नओवर के नीचे एवरेज स्टॉक, क्रेडिटर टर्नओवर के नीचे एवरेज क्रेडिटर। अब इनके ऊपर क्या आएगा वो याद करना है हमको। उनको याद करने के लिए मुझे ये बताओ, डेटर बनते किससे हैं? वेरी गुड, क्रेडिट सेल से बनते हैं ये। तो इसके ऊपर आएगी क्रेडिट सेल। क्रेडिटर्स किससे बनते हैं बताओ? वेरी गुड, क्रेडिटर्स बनते हैं क्रेडिट परचेज से। तो दो तो याद हो गए तुमको। तीसरा है स्टॉक। स्टॉक में ऊपर क्या आएगा? आप ये बताओ, स्टॉक को हम किस वैल्यू में रखते हैं? मतलब स्टॉक की जो वैल्यू रखी जाती है वो क्या सेल वैल्यू होती है या कॉस्ट वैल्यू होती है? कॉस्ट वैल्यू होती है। स्टॉक की वैल्यू हमेशा क्या होती है? कॉस्ट वैल्यू। इसलिए इसके ऊपर, स्टॉक वाले के ऊपर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आता है, COGS, कॉस्ट। स्टॉक के ऊपर COGS आती है। क्यों आती है समझ गए? क्योंकि स्टॉक हम कॉस्ट पे रखते हैं।
डेटर में क्रेडिट सेल ऊपर आती है, क्यों आती है? क्योंकि क्रेडिट सेल से ही डेटर पैदा होते हैं। ठीक है, इतनी बात आई समझ में? अब आपका एक क्वेश्चन था स्टॉक टर्नओवर रेशियो मांग रहा था, ये सेकंड वाला। हाँ, इसका अब इंफॉर्मेशन क्या गिवन है ये बताओ। स्टॉक टर्नओवर रेशियो एनुअल सेल है 4 लाख की, जीपी है 25% ऑन कॉस्ट। ओपनिंग स्टॉक है 38,500, क्लोजिंग स्टॉक है 41,500, कैश सेल है 60,000 की, डेटर्स हैं 5,000 के, हैं 5,000 के। आपको तो केवल स्टॉक टर्नओवर रेशियो मांगा है ना इसमें? ठीक है, स्टॉक टर्नओवर रेशियो के लिए देखो आपको इसमें कोई इश्यू तो नहीं आता है कि मुझे एनुअल सेल 4 लाख की दे रखी है तो जीपी 25% ऑन कॉस्ट है, तो ग्रॉस प्रॉफिट बता दोगे आप इजीली इसका? नहीं, 4 लाख तो सेल है भैया, और ये 25% कॉस्ट पे दे रखा है, सेल पर नहीं दे रखा है। एनुअल सेल, ये टोटल सेल है ना, एनुअल सेल मतलब टोटल सेल। कैश सेल और क्रेडिट सेल सब जुड़ी है इसमें 4 लाख में। ध्यान से समझना, एक टेक्निक है इसको सॉल्व करने की, उस एक्स से हटा के, एक तो तरीका वो एक्स वाला है, उस एक्स वाले तरीके से हटके एक तरीका है, मैंने एक बार और बताया था, एक बार और समझो। ये ट्रेडिंग अकाउंट है, यहां बाय सेल लिखूंगा मैं या नहीं? सेल लिखूंगा कितनी? 4 लाख की। तो जीपी, जीपी कितना है मुझे नहीं पता ना ये, लेकिन मुझे 25% जरूर दे रखा है। ये 25% किस पर है? सेल पर है या कॉस्ट पे है? तो यहां देखो, यहां सेल आती है, यहां कॉस्ट आती है, यहां जीपी आता है, जगह पता है? तो ध्यान रखना, जीपी 25 तो है ही है ना, लेकिन किस पर है? अगर कॉस्ट पर है तो कॉस्ट को 100 मान लो, अगर सेल पर है तो सेल को 100 मान लो। यहां पे आपको किस पे दे रखी है? कॉस्ट पे दे रखी है 25%, यानी ये 25 है तो ये कितना है? तो जीपी को 25 मानो, कॉस्ट को 100 मानो, कॉस्ट को 100 मानो, तो 25 और 100 ये कितना हो गया? ये 125 हो गया। क्या हो गया? तो 125 की कीमत 4 लाख है, तो 100 की कीमत निकाल लोगे? है ना, 125 की कीमत 4 लाख है, तो 100 की कितनी है निकाल लो, यही कॉस्ट आ जाएगी, सीओजीएस यही आ जाएगी। एक तरीका ये भी है, इसमें कैसे सॉल्व करते हैं देखो, 125 की कीमत कितनी? 4 लाख, तो एक की कितनी हुई? एक की 4 लाख बट्टे 125, 100 की कितनी हुई? गुणा 100, 25 से काट लो, 25 पंजे 125, 25 चक्को 100, 5 अट्ठे 40, 8 चौको 32, 3,20,000 रुपए कॉस्ट आ गई, ये 3,20,000 आ गया। हाँ, ये 3,20 आ गया, ध्यान रखना। कैसे आया, समझ आया? ये बहुत इजी टेक्निक है, ठीक है। आप बस जीपी देखो, जीपी किस पर दे रखा है, अगर कॉस्ट पर दे रखा है तो कॉस्ट को 100 मानो, जीपी को 25,
अगर यही जीपी 25% ऑन सेल होती, सर क्या होती है? 25% ऑन सेल, हाँ तब 4 लाख का निकालते हैं। तब मैं क्या करता, देखो इसको मिटा दूं, हाँ सर बेटा। तो मैं यहां पे क्या करता, जीपी को तो 25 ही मानूंगा, लेकिन ये है किस पर, अब कॉस्ट में नहीं सेल पे है ना, ऑन सेल, तो जीपी को 25 मानो, सेल को 100 मानो। अब सीओजीएस बताओ। सर वो हो जाएगा ना 75 हो जाएगा। वेरी गुड, अब सीओजीएस 75 हो जाएगी। तो अब आपको ये 75 की वैल्यू चाहिए, कैसे निकालोगे, 100 की वैल्यू 4 लाख, 1 की वैल्यू 4 लाख बट्टे 100, 75 की वैल्यू 4 लाख बट्टे 100, तो 1 की थी गुणा 75, तो 25 3 75, 25 चक्को 100, 4 से ये 4 गया 3 लाख, फिर यहां पर 3 लाख अमाउंट आ जाती सीओजीएस। बिल्कुल, फिर तुम्हारी सीओजीएस 3 लाख मानते तुम। अभी कितनी आई थी, इसको 100 मान के, उसको 125 मान के, अभी कितनी आई थी, 3,20,000। हाँ, ये 125 माना, ये 25 और ये 100, तो ये कितनी थी, 320 थी ना। इसी से अब आपका आंसर आएगा 320 से। अब मैं क्या करूंगा, यहां मैं फॉर्मूला लिखता हूं स्टॉक टर्नओवर रेशियो का। स्टॉक टर्नओवर रेशियो क्या होता है, सीओजीएस अपॉन एवरेज स्टॉक, और सीओजीएस मुझे पता है कितनी आई है, 320 की। एवरेज स्टॉक निकालो, एवरेज स्टॉक कैसे निकालते हैं, वेरी गुड, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग अपॉन 2। ओपनिंग स्टॉक आपको दे रखा है 38,500 का, प्लस क्लोजिंग आपको दे रखा है 41,500 का, तो ये कितना हो गया, 80,000 हो गया, 80,000 बट्टे 2 यानी 40,000। 40,000 की एवरेज स्टॉक है, इस 40,000 से इसको काट लो, 8 चक्को 32, 8 टाइम्स इसका आंसर है। ठीक है, 8 टाइम्स इसका आंसर है, 3,20,000 कॉस्ट निकाली। कैसे निकाली, यहां से समझना तरीका, इस कॉस्ट को निकालने का वो एक्स वाला भी सही है, ठीक है, और ये भी एक तरीका है, ये थोड़ा शॉर्ट ट्रिक पड़ जाती है, उसमें थोड़ा लंबा पड़ जाता है। हाँ, Supplier and creditors of a firm are interested in। हाँ, अच्छा क्वेश्चन पूछ रहे हैं ये, जो हमारे सप्लायर्स या क्रेडिटर्स होते हैं ना, वो हमें माल उधार दें, क्या सोच के देंगे, तो कहते हैं सप्लायर्स आर इंटरेस्टेड इन। सप्लायर्स किस में इंटरेस्ट होते हैं, इंटरेस्टेड इन। इसका आंसर बता देता हूं, इसका आंसर होता है लिक्विडिटी ऑफ अ फर्म। अगर मैं आपको उधार माल बेच रहा हूं ना, सप्लायर तभी तो हुआ मैं आपको उधार माल क्या सोच के दूंगा, अगर आपकी लिक्विडिटी अच्छी होगी तब दूंगा आपको उधार माल। क्वेश्चन बस इतना था, सप्लायर्स आर इंटरेस्टेड इन, फिर ऑप्शन दिए होंगे लिक्विडिटी रेशियो में, सॉल्वेंसी रेशियो, थर्ड टर्नओवर रेशियो, या प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, या प्रॉफिटेबिलिटी। तो देखो, मेरी प्रॉफिटेबिलिटी से क्रेडिटर्स को कोई मतलब नहीं है, प्रॉफिट कमाऊं या ना कमाऊं, मेरी लिक्विडिटी अच्छी होनी चाहिए। Which of the following is a measure of debt service capacity of firm? डेप्ट सर्विस कैपेसिटी ऑफ अ फर्म, डेप्ट सर्विस कैपेसिटी, हाँ of a firm। ठीक हो गया। क्या क्या ऑप्शन है, Current, करंट, debtor
डेटर टर्नओवर इंटरेस्ट कवरेज एसिड टेस्ट। कह रहे हैं जो डेप्ट सर्विस कैपेसिटी है, किसी डेप्ट की सर्विस क्या होती है पता है? किसी डेप्ट की सर्विस उसका इंटरेस्ट होता है। डेप्ट मतलब कर्जा हुआ, डेप्ट का मतलब क्या होता है? कर्ज। और ये खाली डेप्ट है, देखो टोटल डेप्ट नहीं है, ये खाली डेप्ट है, यानी ये नॉन करेंट लायबिलिटी की बात कर रहे हैं, यानी ये बैंक लोन की बात कर रहे हैं। तो बैंक लोन की सर्विस की कैपेसिटी क्या हुई? सर्विस मतलब ब्याज। इसकी ब्याज पे करने की आपकी कैपेसिटी है या नहीं है? तो वो मुझे किससे पता चलती है? इंटरेस्ट कवरेज रेशियो इसका आंसर हो। साउंड कैपिटल बजटिंग टेक्निक। हाँ सर। अच्छा, साउंड का मतलब एक अच्छी जो कैपिटल बजटिंग टेक्निक होती है वो किस पर बेस होती है, ऐसा क्वेश्चन है ना? हाँ सर, एक चीज बताना ना। हाँ, आपने क्या बताया था? कंपनी की जो वो बनती है, बैलेंस शीट बनती है, वो वर्टिकल बनती है ना? बजटिंग, हाँ बैलेंस शीट वर्टिकल बनती है, हॉरिजॉन्टल भी बनती है, कंपैरेटिव स्टेटमेंट में हॉरिजॉन्टल बनती है। कंपैरेटिव में ट्रेंड एनालिसिस जिसे हम कहते हैं, कंपैरेटिव बैलेंस शीट जब हम बनाते हैं तो उसमें हॉरिजॉन्टल बनती है, वर्टिकल नहीं बनती है। हाँ वैसे वर्टिकल, वैसे जनरली वर्टिकल ही बनती है। हाँ, इसका क्या था? साउंड कैपिटल बजटिंग किस पर बेस होती है? ऑप्शन बताओ तो। कैश फ्लो, अकाउंटिंग प्रॉफिट, इंटरेस्ट रेट, तीसरा हो गया इंटरेस्ट रेट, डिविडेंड पेड। कैपिटल बजटिंग का नाम ले रहा है ये। तो जब हम कैपिटल बजट बनाते हैं तो हम किसका सहारा लेंगे कैपिटल बजट में? देखो हमारा जो कैश फ्लो होता है ना, कैश फ्लो स्टेटमेंट से हमें बहुत सारी कैपिटल आइटम्स मिल जाती हैं देखने को। कैपिटल आइटम्स, कैश फ्लो में हमें कैपिटल आइटम्स देखने को मिलती है, नहीं मिलती हैं? फाइनेंस और इन्वेस्टिंग साइड की दोनों की कैपिटल आइटम्स हमको मिलती है देखने को कैश फ्लो में। ठीक है, कैपिटल आइटम्स कौन कौन सी हुई फिर से बताता हूं। जैसे इन्वेस्टमेंट साइड में कैपिटल आइटम कौन सी हुई? मशीनरी की परचेज और मशीनरी की सेल कैपिटल आइटम है। ऐसे ही फाइनेंसिंग एक्टिविटी में इश्यू ऑफ शेयर्स या इश्यू ऑफ डिबेंचर्स या रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, ये सब कैपिटल बजटिंग का पार्ट है। तो हमें ये दोनों साइड्स की कैपिटल आइटम्स कैश फ्लो में देखने को मिलती हैं, नहीं मिलती हैं? तो हम इसी के बलबूते अपनी कैपिटल बजटिंग बनाते हैं, और इसके बलबूते जो कैपिटल बजटिंग बनाएंगे ना, वो एक साउंड बजटिंग होगी। साउंड का मतलब समझते हो? प्रभावी। वेरी गुड। ओके, गुड नाइट, टेक केयर। ओके, गुड नाइट।